ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम। सी चैप्टर नेम इज लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो इस चैप्टर में हमने पहले लेक्चर में इंडिया का लोकेशन और उसका एक्सटेंट यानी कि इंडिया का महल वकूफ और उसकी औसत ये पढ़ चुके हैं। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में। तो इंडिया का लोकेशन एक्सटेंट आपको समझ आ गया, राइट। कल एक वर्कशीट भी आपको दिया था, आपने इस वर्कशीट को सॉल्व किया होगा। वर्कशीट सॉल्व करने के बाद आपको इसका अच्छे से रिवीजन हो गया, मैं ऐसा मानता हूं। अब हम ब्राजील के लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में मालूमात लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ब्राजील कौन से हेमिस्फीयर में है। कौन से हेमिस्फीयर में ब्राजील? सुनिए, आप ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ब्राजील इज लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। गलत बात है। ब्राजील इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड सदर्न इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। बात समझ में आ रही है आपके? जैसे इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उस तरह ब्राजील किसी एक हेमिस्फीयर में नहीं है, यानी कि किसी एक निस्फ कुर्रे में वाक़ नहीं है। ब्राजील इज लोकेटेड इन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। शुमाली निस्फ कुर्रे में और जुनूबी निस्फ कुर्रे में, दोनों भी जगह पर ब्राजील वाक़ है। ठीक है, तो यू कैन राइट इन द नोटबुक that Brazil is located in northern and southern hemisphere। ब्राजील जो है नॉर्दर्न और सदर्न दोनों भी हेमिस्फीयर में पाया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है that the large part of the Brazil, okay, the large part of Brazil lies in southern hemisphere। ठीक है, हालांकि ब्राजील नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहां पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि जुनूबी निस्फ कुर्रे में वाक़ है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील। सो द फर्स्ट वन, अब हमें ब्राजील का लोकेशन निकालना है ना, ठीक है। अब लोकेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? We must have the information of latitudes and longitudes। तो हमें अर्जुल बलद और तुलुल बलद मालूम होने चाहिए। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? अर्जुल बलद। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ब्राजील का कैसा है जान लेते हैं। तो पहला जो लैटिट्यूड है ब्राजील का, दैट इज दी 5 डिग्री। कहां पर है वो? ब्राजील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 5 डिग्री 15 मिनट्स। कितना है? 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ। मैंने क्या लिखा है यहां पर? नॉर्थ। 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 45 डिग्री टू 45 डिग्री राइट साउथ। अब ये नॉर्थ और ये साउथ,
यानी नॉर्थ का मतलब क्या, इक्वेटर से 5 लैटिट्यूड्स ऊपर, है ना। और ये 45 साउथ का मतलब क्या, इक्वेटर से 45 लैटिट्यूड्स नीचे। तो लार्ज पार्ट कहां पर है ब्राजील का, साउथ में, करेक्ट है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। नाउ लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट की जब हम बात करते हैं तो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ब्राजील का, अच्छा पहले एक बात बताइए, ब्राजील लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंटायरली, यानी कि ब्राजील जो है ये मुकम्मल तौर पर मगरिबी निस्फ कुर्रे में वाक़ है। कहां पर है, मगरिबी निस्फ कुर्रे में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और जब इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इंडिया एंटायरली लाइज इन दी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मशरिकी निस्फ कुर्रे में। अच्छा, तो चलिए अब जरा लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जान लेते हैं। ये स्टार्ट होता है 45 डिग्री 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट, 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 45 वेस्ट से स्टार्ट हो रहा, कहां जा रहा, 73 डिग्री 48 मिनट्स, 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट। समझ में आ रही बात। अब हमको क्या मिल गया, ब्राजील के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स। थोड़ा ग्लोब पर देख लेते हैं, ये क्या हो गया, 0 डिग्री हुआ ना, ये 0 डिग्री हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, है ना। अब 0 डिग्री से आप इधर आओगे तो सबसे पहले कौन सा लॉन्जिट्यूड आएगा, 73 आएगा या 34 आएगा, 34। तो ये आएगा 34। अच्छा, 34 के आगे और जाओगे तो फिर क्या आएगा, 73। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, तो हमको क्या मिल गए, ये 2 लॉन्जिट्यूड्स मिल गए, 2 लॉन्जिट्यूड्स मिल गए। अब हम ड्रॉ करते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है। अब इस 0 डिग्री इक्वेटर से हम बात कर रहे हैं वेस्ट की, तो ये क्या हो गया, एंटायर पार्ट ईस्ट हो गया, है ना। चलिए अब वेस्ट में आइए, तो वेस्ट में आते हैं, तो वेस्ट में पहला, ये 0 के ऊपर पहला क्या आएगा, नॉर्थ है ना, तो हम नॉर्थ में जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5 डिग्री, है ना। अब 0 से हम किधर आएंगे, नीचे किधर आएंगे, 45, है ना। तो चलिए ये 2 लैटिट्यूड्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। आप देखिए, अब ये वाला जो पार्ट है ना, अब जिसको मैं शेड कर रहा हूं, राइट, दिस इज द पार्ट और दिस इज द लोकेशन ऑफ ब्राजील, ये ब्राजील का लोकेशन है, मिल गया। अब हम कह सकते हैं that some part of the Brazil lies in the northern hemisphere, but the large part of the Brazil lies in southern hemisphere. Brazil entirely lies in the western hemisphere. ब्राजील का कुछ हिस्सा शुमाली निस्कुर्रे में है, जबकि ज्यादातर हिस्सा जुनूबी निस्कुर्रे में है, और ब्राजील मुकम्मल तौर पर मगरिबी निस्कुर्रे में वाक़ है। बात समझ आ गई, उर्दू इंग्लिश दोनों को भी, उर्दू वाले समझ में आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमको ब्राजील का मिल गया। ब्राजील से एक और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास होता है, और उस लैटिट्यूड का नाम, लैटिट्यूड की डिग्री है 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। कौन सा, इसका नाम मालूम आपको, वेरी गुड, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इसे खते सरतान के, खते जद्दी कहते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा, भारत से भी ऐसे ही एक लैटिट्यूड पास होता है,
वो कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे खते सरतान कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो कुछ चीजें जो है इंडिया और ब्राजील की लोकेशन में सेम है। ब्राजील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एरिया विच कंट्री इज लार्जेस्ट, पता है आपको? नहीं, इंडिया ब्राजील की बात कर रहा हूं मैं, रशिया की नहीं। इंडिया और ब्राजील में ब्राजील का इलाका ज्यादा है, ब्राजील का रकबा ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं। तो थोड़ा सा हम नेबरिंग कंट्रीज की अगर जानकारी लें तो ब्राजील इज इट हैज आल्सो 8 नेबरिंग कंट्रीज। कितने? चलिए, तो नेबरिंग कंट्रीज के नाम लिख देते हैं। सबसे पहले जी ठीक है, ये नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी मुल्क। हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से, ठीक है। तो नॉर्थ में क्या आएगा? वेनेजुएला। क्या आएगा? टेक्स्ट बुक में है क्या आपके? कहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में? पेज नंबर 11 पर टेक्स्ट बुक में आपके मैप है, और इस मैप में नेबरिंग कंट्रीज दिए गए हैं। चलिए, तो वेनेजुएला, अच्छा, वेनेजुएला के बाद कौन सा है? कोलंबिया। कोलंबिया नहीं दिख रहा आपको? ओके, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद कौन सा है? पेरू। पेरू के बाद बोलीविया। पेरू के बाद है बोलीविया। अच्छा, तीन कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। पेरू लिख दिया बेटा मैंने। उरुग्वे। गुयाना। और एक है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना लिखा ना? पैराग्वे नहीं लिखा? ठीक है, पैराग्वे। देखिए, now these are the neighboring countries of Brazil. ये ब्राजील की नेबरिंग कंट्रीज है। समझ में आया? हाँ? अच्छा, इंडिया की कितने नेबरिंग कंट्रीज है? ब्राजील के कितने? कुछ चीजें कॉमन है। अच्छा, ब्राजील के ईस्ट में क्या है? ब्राजील के नॉर्थ ईस्ट में एक ओशन है, किसका नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और साउथ में जो ओशन, उसका क्या नाम है? साउथ अटलांटिक ओशन, है ना? ओके, तो नेबरिंग कंट्रीज देख लिए हमने ओशंस देख लिए। अब थोड़ा सा इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। ब्राजील का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या आपको मालूम है that Brazil was also ruled by the Europeans? ब्राजील में भी यूरोपियंस की हुकूमत थी। इंडिया में इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे, और ब्राजील में कौन थे? पोर्तुगीज, है ना? पुर्तगाल जो कंट्री है यूरोप में, पुर्तगाल रूल्ड ओवर ब्राजील। कितने सालों तक रूल था पुर्तगाल का? ब्राजील इज रूल्ड फॉर 300 years। 150 साल गलती से मैंने ब्राजील के लिए बोल दिया, ब्राजील के लिए 300 साल है। ब्राजील इज रूल्ड फॉर 300 years, ओके, एंड इंडिया इज रूल्ड फॉर 150 years, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको समझनी है यहाँ पर कि ब्राजील में
ब्राजील गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1822। कब मिला इंडिपेंडेंस? 1822 में ब्राजील को इंडिपेंडेंस मिला। इंडिया को कब मिला? 1947। है ना, 1947। अच्छा, अब आपको पता है कि दैट फ्रॉम 1830 से लेकर 1985 तक, 1822 में क्या मिला? इंडिपेंडेंस। किसको मिला? ब्राजील को। नाउ फ्रॉम 1830 टू 1875 है शायद, 1830 से 1985। हाँ 1930 है ना? 1930 से, सॉरी देखिए, 1930 से 1985 तक ब्राजील में डेमोक्रेसी नहीं थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ब्राजील वॉज रूल्ड बाय द मिलिट्री। ब्राजील की जो हुकूमत थी वो कैसी थी? मिलिट्री गवर्नमेंट का ज्यादा प्रभाव था, ज्यादा असर था। जैसे कि आज पाकिस्तान में आज कैसी हुकूमत है? इन्फ्लुएंस बाय द मिलिट्री। पाकिस्तान की हुकूमत आज जो है मिलिट्री इन्फ्लुएंस्ड है। पाकिस्तान को वहां की पार्लियामेंट नहीं चलाती, पाकिस्तान को वहां की फौज चलाती है। इसी तरह ब्राजील में भी 1930 से 1985 तक एक मिलिट्री इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट थी, फौज के जेरे असर हुकूमत थी। तो हम कह सकते हैं कि ब्राजील जो था इट वाज नॉट डेमोक्रेसी। 1930 से लेके 1985 तक ब्राजील में जमहूरियत नहीं थी। समझ मेरी बात? लेकिन फिर बाद में ब्राजील ने क्या किया? ब्राजील ने इस मिलिट्री गवर्नमेंट को खत्म किया और फिर ब्राजील में डेमोक्रेसी को दोबारा से इंस्टॉल किया गया, जमहूरियत को दोबारा कायम किया गया। और ब्राजील की आवाम ने और वहां के पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर ब्राजील को बहुत ज्यादा डेवलप किया है। Now the Brazil has developed a lot in almost all the fields. ब्राजील ने एग्रीकल्चर में डेवलप किया है, ब्राजील ने इंडस्ट्रीज में डेवलप किया है, ब्राजील ने स्पोर्ट्स में डेवलप किया है। ब्राजील का फेमस स्पोर्ट्स कौन सा है? फुटबॉल। इंडिया इज नोन फॉर क्रिकेट एंड ब्राजील इज नोन फॉर फुटबॉल। ब्राजील ने टूरिज्म को डेवलप किया है। ब्राजील ने इसी के साथ साथ यहाँ पर फिशिंग को भी काफी डेवलप किया है ना? ब्राजील को भी काफी लंबा कोस्ट है। तो ब्राजील इज डेवलपिंग राइट नाउ एंड द डेवलपमेंट रेशियो ऑफ ब्राजील इज बेटर देन इंडियाज डेवलपमेंट। इंडिया के डेवलपमेंट से ब्राजील का डेवलपमेंट रेशियो काफी बेहतर है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में सिंपली हमने दो चीजें पढ़ी। द फर्स्ट थिंग इज इंडियाज लोकेशन एंड एक्सटेंट एंड सेकेंड इज ब्राजील्स लोकेशन एंड एक्सटेंट। हमने इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, हमने ब्राजील के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़ा, हमने इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ ब्राजील के भी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये दो लेक्चर्स में ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, कोई डाउट है किसी को? चलिए, थैंक यू।